हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही पूरे पेपर को सॉल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो चार ऑप्शन में से यहाँ पे हमें सही आंसर का यहाँ पे चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला शुक्ल युग के लेखक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, गबन किस विधा की रचना है, यहाँ पे हमको बताना है। तो गबन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, यहाँ पे हमको बताना है। मतलब प्रेमचंद्र को इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, चिंतामणि के रचयिता है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, सबसे भयानक ज्वर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला कुसुंग का ज्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, जायसी का पदावत किस भाषा में लिखा गया है, यहाँ पे हमको बताना है। तो अवधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, तुलसीदास की भाषा है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला अवधि और ब्रज भाषा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिहारी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, दीपशिखा काव्य संग्रह है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला महादेवी वर्मा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, हास्य रस में विनोद का भाव क्या देखकर जागृत होता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो किसी की आकृति, किसी की वेशभूषा, किसी की चेष्टा, उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, पंक्ति में अलंकार है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर बी वाला उपमा अलंकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, जिन अपनों तन स्वर्ण मेली तपोमय अग्निमय किन्हो उत्तम वर्ण तेई विश्वामित्र, ये पद में छंद है, यहाँ पे हमको बताना है। सो दोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, अनु उपसर्ग का अर्थ है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला अनु उपसर्ग का अर्थ पीछे होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, वेद पुराण में समास है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला द्वंद्व समास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, पितृ का तद्भव है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर बी वाला पिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, युष्मत का विभक्ति और वचन है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला पंचमी विभक्ति बहुवचन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है, यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला मिश्र वाक्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, उदाहरण है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला भाववाच्य का उदाहरण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर पे गद्यांश पर आधारित एक पैसे दे दिया गया है और इसी में से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला यहाँ पे पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम यहाँ पे हमको लिखना है।
यहाँ पे जो पाठ का नाम हो जाएगा ममता पाठ से संबंधित है और इसके लेखक का नाम यहाँ पे हो जाएगा श्री जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ पे लेखक हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे दे दिया है रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ तक एक अंडरलाइन बनाया गया है इन्हीं रेखांकित अंशों का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या हमको किस तरह से करना है। ममता अपने मन में ही सोचती है कि मैं ब्राह्मण ही हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे पूछा है छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ तैमूर का वंशधर, स्त्री से छल करेगा जाता हूँ, वाक्य किसने कहा और क्यों कहा, यहाँ पे हमको बताना है। इसका आंसर हमें पैसेज के अंदर ही यहाँ पे मिल जाएगा। इसका आंसर हमें किस तरह से लिखना है। वाक्य मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का वंशज था। उसका मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता। इस तरह से हमें इसका आंसर यहाँ पे देना था। अथवा करके इन क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो 6 नंबर के पद्यांश पर आधारित एक पैसेज दिया गया है और यहाँ पे इन्हीं पद्यांश का हमें क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा गया है। जैसे पहला यहाँ पे पूछा गया उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। सो संदर्भ हमको किस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है जो कि सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ लिखना था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या हमें किस तरह से करना है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज वासियों की दिन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के उपवन सभी मुझे याद आते हैं। इस तरह से हमें इसका व्याख्या करना था। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 इसमें पूछा है को ब्रज भुलाए नहीं भूलता है और क्यों। उद्धव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथवा करके इन क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का यहाँ पे संदर्भ सहित यहाँ पे व्याख्या करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो अपने पठित खंड काव्य के पंचम स्वर का यहाँ पे हमें सारांश लिखना है। 3 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे गए इसमें हमें क्या करना होता है लक्ष्मण का चित्रण करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी 2 प्रमुख रचनाओं का यहाँ पे उल्लेख करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं जैसे रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का कवि का यहाँ पे हमें जीवन परिचय देते हुए उसके प्रमुख 2 रचना का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है जैसे सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल। तो इन सभी के यहाँ पे मैंने जीवन परिचय पहले से ही बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो अपनी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो भाई की शादी में शामिल होने के लिए यहाँ पे 3 दिन के लिए अवकाश है तो प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर हमें संस्कृत में देना है। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट पूछा गया है वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा अस्ति। शिक्षा में खेल कूद का स्थान। तो इस तरह से क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।